दोस्तों, मैं शिवकार अपने YouTube चैनल एसवी कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। ठीक है, तो आज दोस्तों हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 में किरचॉफ के नियम के बारे में है, लेकिन उससे पहले हम कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, तो उनमें से एक है सबसे पहले वैद्युत सेल। वैद्युत सेल क्या होता है, कितने प्रकार का होता है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे सेल का विद्युत वाहक बल, है ना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किरचॉफ के नियम को। ठीक है, तो आइए बिना देर करते हुए हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो मैंने लिखा है कि वैद्युत परिपथ, ये आपका चैप्टर 3 में ही है, विद्युत धारा का अगला मैंने लेक्चर बनाया है। ठीक है, तो वैद्युत परिपथ में क्या है, वैद्युत सेल वह युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है। ठीक है, चलिए फिर क्या है, मैंने दूसरी भी इसकी डिफिनेशन लिखी है। मैंने लिखा है वैद्युत सेल वह युक्त है जो किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आप देख सकते हैं विभवांतर को बनाए रखती है, अर्थात धारा के प्रवाह को बनाए रखती है ना। अर्थात धारा के प्रवाह को बनाए रखती है। कौन सा सेल कहलाता है, वैद्युत सेल कहलाता है। ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि वैद्युत सेल किसको किसमें परिवर्तित करता है, तो आपको बताना होगा कि सर वैद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है ना। ठीक है, ये आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, इसको ध्यान में, बहुत ही जरूरी बात है कि आपको ये याद रखना है, आप इसको भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि वैद्युत सेल वह युक्त है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलती है, वैद्युत सेल कहलाता है। अब आइए आगे चलते हैं। कोई पूछ ले कि वैद्युत सेल कितने, कोई आपसे पूछे कि सेल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, है ना। तो प्राथमिक सेल क्या होते हैं, वे सेल जो सीधे सीधे रासायनिक ऊर्जा को, है ना, वैद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल कहलाते हैं। जैसे डेनियल सेल, लेक्लांसे सेल, शुष्क सेल। अब ये पूछेंगे सर ये लेक्लांसे सेल क्या होता है। लेक्लांसे सेल आपने वॉच में देखा होगा, जो हैंड वॉच होती है ना, उसमें छोटे छोटे सेल पड़े होते हैं, उन्हें लेक्लांसे सेल कहते हैं। फिर उसके बाद जैसे शुष्क सेल क्या होते हैं, शुष्क सेल आपने पहले की टॉर्च देखी होगी, तो उसमें 1 2 3 करके सेल डाले जाते थे, इतने मोटे मोटे होते थे ना। तो उसमें जब देखिए कार्बन भरा होता था, उसको फोड़े उसमें से ब्लैक निकलता था ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, शुष्क सेल हो जाते हैं। ठीक है, आप मीन्स उसमें जब हमारी खत्म हो जाते हैं, वो उनमें ऊर्जा नहीं रह जाती, तो उन्हें दोबारा चार्ज नहीं कर सकते हैं। और यही जो सेल होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं, प्राथमिक सेल। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इतना कुछ समझ में आया होगा। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम कराते हैं द्वितीयक सेल और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, है ना, सेल का विद्युत वाहक बल, फिर किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखते हैं सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है। तो सेल का आंतरिक का नाम ही आंतरिक प्रतिरोध, मतलब अंदर सेल के अंदर, है ना, सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट। वही मैंने लिखा है कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, है ना। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, इसे स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। अब प्रतिरोध है तो इसका मात्रक ओम ही तो होगा, ये ओम का सिंबल बना है तो इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसके बाद सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है। 2 नंबर में पूछा जाता है कि सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा है सेल का विद्युत वाहक बल। लिखेंगे सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं, है ना। देखिए मैंने लिखा है सेल सहित पूरे परिपथ में एकांक आवेश को प्रवाहित करने में सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है उसे ही सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, इसे देख सकते हैं, इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। आप देख सकते हैं, इसे
कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, फार्मूला हमारा होता है कैपिटल ई बराबर W/Q। W आपको पता है कार्य होता है, कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा जूल, और क्यों क्या होता है आवेश, आवेश का मात्रक कूलम, मात्रक क्या बनेगा जूल प्रति कूलम या फिर वोल्ट, है ना। तो ये आपका था सेल का विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं किरचॉफ के नियम पर, है ना। तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का प्रथम नियम, है ना। देखिए अब सबसे पहले क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में कि किरचॉफ के प्रथम नियम को किस किस नामों से जाना जाता है। तो किरचॉफ का पहला नियम जो होता है उसे हम संधि का नियम या फिर धारा का नियम कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है कि किरचॉफ का प्रथम नियम को हम क्या क्या कहते हैं। पहला हो गया धारा का नियम और इसे ही दूसरा नियम कहते हैं संधि का नियम। तो किरचॉफ के पहले नियम के दो नाम है, धारा का नियम या फिर संधि का नियम। दूसरा क्वेश्चन आप में आता है ऑप्शनल में कि किरचॉफ का प्रथम नियम किसका संरक्षण करता है या किसको व्यक्त करता है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी है। आइए हम पढ़ते हैं। देखिए किरचॉफ के प्रथम नियम में क्या कहा गया है। तो हम लिखे हैं किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। ये आपका लिखा है ना यहाँ धारा। तो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है शून्य होता है। किरचॉफ के प्रथम नियम में यही कहा गया है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किसी वैद्युत परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, यहाँ मैंने शून्य नहीं लिखा है, शून्य लिख लीजिएगा, बीजगणितीय योग शून्य होता है। बीजगणितीय योग शून्य होता है, सिग्मा I बराबर 0। अब मान लीजिए मैंने ये धाराएं प्रदर्शित करके I1, I2, I3, I4, I5। तो आप डायग्राम को आप देख सकते हैं, जो हमारी और I1 और I2 है वो संधि की ओर जा रही है ना। और ये जो I3 सॉरी ये I5 हो जाएगा, जो हमारी I3, I4 और I5 है वो संधि से दूर जा रही है। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, माना कि चालक जिनमें धाराएं I1, I2, I3, I4 और I5 बह रही हैं, संधि O पर मिलती हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं संधि O पर मिल रही हैं। फिर मैंने क्या लिखा है, चिन्ह परिपाटी के अनुसार संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग धनात्मक लेते हैं, जो संधि की ओर जा रही हैं। देखिए संधि की ओर जा रही है, देखिए I1 और I2 संधि की ओर जा रही है ना। तो संधि की ओर जाने वाली धाराओं को हमेशा किस में लेते हैं, धनात्मक में। और संधि से दूर जो जा रही हैं उनको हम ऋणात्मक लेते हैं, वही मैंने लिखा है। तथा संधि से दूर जाने वाली धारा ऋणात्मक ली जाती है। अतः I1 प्लस I2, अब ये I1 प्लस I2 क्यों लिखे, क्योंकि संधि की ओर आ रही हैं। और I3, I4 और I5 माइनस में क्यों, क्योंकि संधि से दूर जा रहे हैं और इनका योग क्या है 0। अब जितना भी माइनस में था हम इधर ले आएंगे। तो I1 प्लस I2 बराबर क्या हो जाएगा, I3, I4 और I5। तो यहाँ से हमको हमारा डेरिवेशन मिल जाएगी, स्टेटमेंट मिल जाएगी कि अर्थात संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। इससे ये तो पता चलता है, देखिए बराबर लगा है ना। तो वही मैंने तो लिखा कि संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग संधि से दूर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है, ठीक है। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम होगा। इसमें देखिए मैंने स्टार लगा के लिखा है इसी वजह से। इस प्रकार किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ठीक है। ये आपका किरचॉफ का प्रथम नियम था। तो उम्मीद करते हैं कि आपको किरचॉफ का प्रथम नियम समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर, है ना। तो आइए दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है। देखते हैं किरचॉफ के दूसरे नियम का द्वितीय नियम, जिसे हम लूप का नियम कहते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम को क्या कहते हैं, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं, लूप का नियम कहते हैं, ठीक है।
तो आइए देखते हैं लूप का नियम आखिर क्या है। तो देखिए मैंने डायग्राम बनाया है, आप देख सकते हैं डायग्राम में मैंने दो पास ले लिए, एक बंद पास 1, दूसरा मैंने बंद पास 2, तो मैंने दो बंद पास ले लिए हैं। ठीक है, डायग्राम तो अभी समझेंगे, पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के आखिर स्टेटमेंट क्या है। तो लिखा मैंने किसी परिपथ में प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देख लीजिए डेफिनेशन से, देखिए मैंने लिखा है, क्या लिखा है मैंने, किसी परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यही तो आपका डेफिनेशन में लिखा है और यही मैंने आपको दिखाया है ना। आई और आर धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल बीजगणितीय योग है, विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। आप देख लीजिए इसमें लिखा है। फिर क्या है, अब देखिए डायग्राम से समझिए, मैंने लिखा है बंद पास 1 के लिए, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में ए बी ई एफ ए में, अब देखिए डायग्राम में आइए, देखिए ए बी ई एफ और ए में मीन्स ऊपर वाला बंद पास मैंने 1 ले लिया। ठीक है, अब आप यहां से धारा फ्लो करेंगे तो ये हो जाएगा I1 और R1। तो देखिए मैंने लिखा I1 R1। अब देखिए यहां से जब आप जाएंगे फिर उसके बाद नीचे आएंगे ना, तो चलिए नीचे आइए, अब हमें इस साइड जाना है। देखिए हम इधर जा रहे हैं, धारा हमारी इधर बह रही है ना, तो अब जब अपोजिट होता है तो माइनस में लेते हैं ना, तो देखिए यहाँ वही हो जाएगा I1 R1 माइनस ये हो जाएगा I2 और ये R2, तो माइनस I2 R2 बराबर किसके होगा, E1 के, तो बराबर ये हो जाएगा E1। इसको मानेंगे समीकरण 1। उम्मीद करते हैं आपको समीकरण 1 समझ में आई होगी। इसी तरह बंद पास 2 में चलते हैं, बंद पास 2 के लिए मीन्स बी सी डी ई बी में, देखिए बी सी डी ई और बी में है ना, तो बी सी डी ई बी में, तो देखिए इसके लिए क्या बनेगा, देखिए यहाँ पर I1 R2, देखिए यहाँ चलिए I1 और ये R2 हो गया, तो I2 R2, देखिए I2 R2। अब चलिए उधर से चले आइए, फिर हम इधर आएंगे, देखिए धारा की दिशा में चल रहा है ना, तो प्लस हो जाएगा प्लस, यहाँ धारा मिली I1 प्लस I2, तो ये I1 प्लस I2 हो गया, और इसके बाद क्या प्रतिरोध, तो इंटू प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। तो इंटू प्रतिरोध बराबर किससे होगा, विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल देखिए यहाँ पर क्या है E2, तो ये हो जाएगा E2 समीकरण 2। उम्मीद करते हैं समीकरण 2 भी आपको समझ में आई होगी। मैंने क्या लिखा है, इन समीकरणों को हल करके इनके मान ज्ञात किए जा सकते हैं, है ना। हालांकि आप में प्रूवमेंट नहीं है, इसको हल नहीं किया गया है, बस यहीं पर आपने छोड़ दिया गया है। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको प्रूवमेंट नहीं लगाया, वरना इसको मैं भी प्रूव करके आपको दिखा देता। ठीक है, लेकिन आप में प्रूवमेंट नहीं है, आपको प्रूव नहीं करना है, इस वजह से आपको यहाँ पर छोड़ देना है। ठीक है, ये आपका हो गया किरचॉफ का द्वितीय नियम। अब आपको पूछेगा किरचॉफ का द्वितीय नियम किसको प्रदर्शित करता है, तो किरचॉफ का नियम जो दूसरा नियम है वो वोल्टता के नियम को व्यक्त करता है। ठीक है, किरचॉफ का दूसरा नियम वोल्टता का नियम, इसे किरचॉफ के द्वितीय नियम को वोल्टता का नियम भी कहते हैं, या वोल्टता का नियम प्रदर्शित करता है। पहला नियम किसको प्रदर्शित करता है, आवेश संरक्षण को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको किरचॉफ का द्वितीय नियम बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, यदि आपने अगर बंद पास, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया है ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए, है ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको होती है किरचॉफ के प्रथम नियम या द्वितीय नियम में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, या उस पर आपको एक वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो हमारी अच्छे से समझ में आई है, और अगर आपको हमारी मेहनत और पढ़ाने का तरीका समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ताकि ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, ताकि आपके जो आने वाले 2025 के यूपी बोर्ड हैं उसमें आप अच्छे नंबर गेन करेंगे, प्राप्त कर सकेंगे, है ना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के किरचॉफ का नियम हो गया। ठीक है, अब इसी के हम पढ़ेंगे व्हीट स्टोन सेतु के बारे में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़िए आराम से। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।